एतजाज़ एहसन साहब हैं। और सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो सर ज़रा इस पे मुझे हमें समझा दीजिएगा, ये नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी, इससे पहले यूँ नहीं हुआ। IMF इज़ गोइंग टू कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ पे जाके जो वो बातें पूछ रहे हैं, फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँगा जो याया अफरीदी साहब ने रिपोर्टर से बात करते हुए जो बातें बताई, वो कुछ उससे कुछ हमने अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने क्या बात की होगी IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस साहब के साथ। हाउ डू यू सी इट ऑल कि IMF का वफ्द सुप्रीम कोर्ट में? ये बड़ा गैर रवायती मामला है, इसकी कभी रवायत तो नहीं सुनी देखी, ना ही अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर करना होता है इन मामलात में। ये तो एग्जेक्टिव के साथ ही मिलते हैं, एग्जेक्टिव और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल जो मेंबर्स विद फिस्कल एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ जो गवर्नमेंट में है, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, कॉमर्स मिनिस्टर हो गए, इस किस्म की जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके साथ ही इनका राब्ता रहता है। ये बिल्कुल ही पहली बार दफ़ा हुआ है कि वो चीफ सुप्रीम कोर्ट चले गए और चीफ जस्टिस से भी मिले हैं, और चीफ जस्टिस से बड़ी उन्हें बाद में ब्रीफ किया है। मुझे उसका तो इल्म नहीं उन्होंने क्या ब्रीफ किया, आई हैव नॉट बीन बिफोर द टेलीविज़न उसको देखने के लिए, मुस्तकिल देखने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल गैर नज़ीर के ये बात है, और ख़बर नहीं हमारी गवर्नमेंट। इफ आई मे ऐड टू इट, मैं अर्ज कर देता हूँ, चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि उन्हें इमरान खान साहब ने जो खत लिखा है वो खत उन्हें मिल गया, और वो उन्होंने कहा कि USB उन्होंने साथ दी थी, इसमें काफ़ी डेटा था, बड़ा हेल्पफुल साबित हुआ। वजीर आजम ने उन्हें खत लिखा, और फिर उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम को और अपोजिशन लीडर को, जो कि PTI के अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, उन्हें बुलाऊंगा। अब ये तो कुछ जिरगे टाइप वाली बात हो गई, चीफ जस्टिस साहब उन्हें बुलाएंगे, बुला के क्या करेंगे? और ये भी एक नई चीज़ है कि चीफ जस्टिस वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को बुला रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि IMF ने इस बारे को बात की होगी। IMF ने ज़रूर की होगी कोई अदालतों के मामलात में, कि वो ये तो ले रहे हैं, वो तो लेते हैं इस मामले को, तो अंडर कंसिडरेशन रखते हैं हमारे कम अज़ कम हवाले से, कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टॉल हो जाती है जब एक केस 6 साल 8 साल 10 साल स्टे ऑर्डर पे चलता रहता है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें दूसरे किस्म के काम, एक्टिविटीज़, मेकिंग प्लेस इन अ मार्केट, और ये सब कुछ इनोवेशन, ये रुक जाता है। इस हद तक तो कंसर्न IMF का इसलिए होता है कि वो पैसे देते हैं, भाई साहब उनके पैसे से तो हम चल रहे हैं। पर उन्होंने ये स्टडीज़ तो करते थे, और एक्सपर्ट से राय भी लेते थे, लॉ मिनिस्टर भी उनको कई मुल्कों के मिलते थे, लेकिन चीफ जस्टिस को जाके मिलना और सुप्रीम कोर्ट में इस तरह पहुंच जाना, ये आउटरीच है बहुत ज़्यादा IMF की, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब तो हमारे अपने मामलात में उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, और उनको बड़ी स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस तो ये थी, बड़ी स्ट्रिक्ट, कि चीफ जस्टिस नहीं जाते थे किसी भी सरकारी फंक्शन में, ये वो। लेकिन उससे तो खैर बदरजा गुरेज हो चुका है, और अब एक रवायत बन गई है कि सरकारी इंतहाई काबिल एहतराम एतजाज़ हसन साहब, PTI का इल्ज़ाम है कि 26वीं आईनी तरमीम लाकर मर्जी के जज लगा दिए गए हैं। हजूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और आपके इल्म में भी है कि माजी में लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस चैम्बर्स और लॉबीज के जज लगाए गए हैं, इस बार भी एक कानून और प्रोसीजर के तहत जजेस लगे हैं। पहले और अब में आप क्या फ़र्क समझते हैं हजूर? पहले इस तरह मतलब है, 4 जजेस में से एक आध होते थे जिनको इस कंसिडरेशन पे लगाया जाता था। ज़्यादातर अक्सरियत वही होती थी जिन पे मेरिट हो, और एक आध आप जानते सारे ही पहचानते थे उनको कि वो मखसूस लॉबी के हैं, या वो किसी पार्टी में रह चुके हैं, सियासी जमात में उसमें फ़ाल
किरदार अदा करते रहे हैं और जज लगा दिए गए हैं। इसमें 60s में अफजल चीमा साहब एक थे जज, उनको लगाया गया था। उस डिप्टी स्पीकर थे वेस्ट पाकिस्तान असेंबली के और उनको जज लगा दिया गया था। उस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद की थी, पर बाद में ये काफ़ी रिवायत बन गई और समझा जाने लगा कि ये एक आध जज तो 5-6 जब हलफ लेते हैं उसमें ऐसे होने चाहिए। इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है मामला बना है। और एक जो चीज़ जो लोग देख नहीं रहे, मैं आपको बताऊं, एक जो बात हो ही नहीं रही, मैं हैरान हूँ कि हो ही क्यों नहीं रही। वो क्या सर? और इसी तरह वो ये है कि आपने इस दफ़ा प्रोसीजर ये बनाया कि 54 आई बिलीव 54 अफराद हजरात को रिकमेंड किया गया, मुख्तलिफ मेंबर्स ने मिला के वो जो जुडिशल कमीशन है, जुडिशल कमीशन के मुख्तलिफ मेंबरान ने जो जिनको रिकमेंड किया कि इनको कंसिडर किया जाए इनके नामों को, वो 54 थे। और अगलब ये है कि उनमें से 12 या 13-14 अपॉइंट हुए हैं। अब अगर आपने मेरा नाम दे दिया है, उस इम्तिहान में डाल दिया, मुझे भी बिठा दिया है कि आपका भी इम्तिहान है और आपका भी पे भी फैसला होगा। अब मुझे ना सुना गया है, ना मुझे बुलाया गया है, ना मेरे से कुछ कागजात मांगे गए हैं। एक जुडिशल कमीशन के एक साहब ने रिकमेंड कर दिया है, चलो मेरी मर्ज़ी से ही किया है, पर रिकमेंड कर दिया है। अब मेरा नाम और मेरा जो एक रेप्यूटेशन है, मेरी एक हैसियत है, एक मेरी इज़्ज़त है, मकाम है, वो भी आपने उस डायस पे रख दिया। अब वहाँ मुझे ना बुलाए, बग़ैर बुलाए, बग़ैर सुने, बग़ैर मेरे सामने तनकीदी जायज़ा लिए मेरी शख्सियत पे आपने मुझे इग्नोर कर दिया और छोड़ दिया। अब मैं तो मेरे तो रिश्तेदार भी हैरान होंगे, परेशान होंगे कि ये क्या हुआ। फिर मेरे जो शरीक है, जो मतलब जो दुश्मन होते हैं, दुश्मन तो जो मुखालिफ है, उनके लिए बड़ी खुशी का मामला होगा। वो ये मीडिया पे चलाते फिर रहे हैं कि जी वो जिसको नहीं भी पता उसको पता लग जाए कि अलिफ रिजेक्ट हो गया, बे रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, जी मुस्तरद हो गया। अब वो बैठे बिठाए अच्छी वाली ये वकालत कर रहे थे, इज्जत थी। काबिल एहतराम एतजाज़ भाई, हम तो ये सुनते थे कि जज बोलते नहीं, इनके फैसले बोलते हैं, लेकिन अब मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो है ना सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि ख़त भी लिख रहे हैं। कैसा देखते हैं आप इसको? बोलने का तो बहुत अरसा से ये आदत पड़ गई जज साहबान को, और जो जज साहबान बोलते और वकील की बहस में जो बड़ी सख्त, वो आपने देख लिया था, वो दुनिया सारी ने देखा कि पहले दिन ही जब 15 जज बैठे काजी फैज़ ईसा के सदारत में, जी। तो वो एक एस्टिमेट था कि 81% वक्त जो लिया बोलने का वो जजेस ने लिया और 19% मिला वकला को। और वकला को भी इस तरह मिला कि वकला ने ये नहीं कि उनको 2 मिनट पूरी बात करने दी गई, कोई पॉइंट समझाया। आपने देखा, ये दुनिया सारी ने देखा, और कौन से जज साहबान ज़्यादा बोल रहे थे, आपस में भी तकरार कर रहे थे जब लाइव टेलीकास्टिंग हुई पहले दिन में, और उसके बाद उसी तरह ही चलता रहा। पर वो 81% जो था, वो कहा जाता है कि किसी ने हिसाब लगाया, उसमें ये भी था कि आपने कहा वो आपको मौका मिला 2 जज साहबान की आपस में तकरार के बीच में बात करने का, ज़बान से आपने, वकील ने इतना ही निकाला कि माय लॉर्ड एज आई वाज सबमिटिंग दैट, वो 2 सेकंड भी काउंट हो गए उसके। फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद उसको फिर मौका मिला, माय लॉर्ड इफ़ यू लॉर्डशिप विल बी प्लीज टू लेट मी कंटिन्यू। फिर वो जज साहबान ने शुरू कर दिया आप सवाल करने,
वो 3 सेकंड भी हो गया। ये इस तरह 2 सेकंड 3 सेकंड 6 सेकंड मिला के कुल वकला को 19 मिनट 19% मिला है। एतजाज भाई, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी वकीलों की तहरीक चली है, आप उसके रूए रवां थे। आज हम हामिद खान साहब 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक चलाने के लिए कोशा है। हजूर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपनी और मौजूदा तहरीक में क्या फ़र्क देख रहे हैं और समझते हैं कि पीटीआई कोई वकला तहरीक जो है वो चलाने में इस अंदाज में कामयाब हो सकती है? या पीटीआई ना हो, वकील themselves? वकील themselves तो हम उस वक्त भी ourselves नहीं थे, हमारे साथ मैसेज मिल गए थे, मैस मूवमेंट हो गई थी। जब 27 घंटे लगे आपको इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचते ड्राइव करते, तो आप सोच सकते हैं कि वो हमने उस वक्त मैस मूवमेंट का उसको रंग दिया था वकला के लिए कि यार आप भी बन सकते हैं, आप भी जज बन सकते हैं, आप भी जज बन सकते हैं। तो वो तहरीक वहाँ पे कहीं फिजल आउट बीच में हो जाती है। ये जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद या आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने, उन्होंने जो सहाफ़ियों से अभी पिछले दिनों बातचीत की, 2-3 चीज़ें मैं आपको वैसे बता दूं। एक तो उन्होंने अपने से सीनियर जजेस को, मंसूर अली शाह साहब, मुनीब अख्तर, उनका ये काम नहीं करते जज साहिबान। ख़त की बात जो अभी शहजाद भट्ट साहब कर रहे थे, ख़त की बाबत उन्होंने फरमाया कि ये पुरानी आदतें हैं इनकी। ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से देना, फिर सीनियरिटी और एलिवेशन को मिक्स नहीं करना चाहिए, वो उसूल अभी तय नहीं हुआ। और सीनियरिटी के मामला तो हम देख ही रहे हैं, जो हाई कोर्ट में जो ये सरफराज डोगर साहब की उसमें शक्ल में, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आपके पुराने दोस्त हैं, आप उनकी बड़ी तारीफ किया करते थे, या आफरीदी साहब की, अब भी मद्दाह हैं सर आप उनके? ज़रा डिसअपॉइंटेड हूँ। मद्दाही इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होती, बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन द रोल ही इज़ प्लेइंग टुडे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आप चौथे नंबर पे थे, चीफ जस्टिस इंक्लूडेड, और आप पहले नंबर पे आ गए इस तरफ। एक सुपर सेशन तो हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए थी। ये मेरा नहीं था ख्याल कि या वुड एवर डू इट। मेरा पसंदीदा जज थे या आफरीदी साहब, बिल्कुल मेरे पसंदीदा थे। बड़े प्लेजेंट रहते थे अदालत में, बड़े कोजेंट सवाल पूछते थे, फाइल पड़ी होती थी, फैसला इनका मुनफरद होता था। अक्सर इनका इख्तलाफी फैसला ना भी हो, पर वो उसमें नई जेतें और नया इख्तलाफ, और अक्सर ही वॉज द वन इन अ लार्जर बेंच, वन एंड ओनली person with a different point of view and a striking point of view. हसन साहब, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है। आज चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब जिनकी आप बात भी कर रहे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 नए जजेस से हलफ लिया है। अच्छा, उस 26वीं आईनी तरमीम आने से पहले तो 2 ही नाम सुनते थे हम कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और मोहसिन अख्तर कियानी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ हो। ये दोनों चीफ साहिबान ने भी आज शिरकत की है 7 नए जजेस से हलफ लेने के मौके पर। तो ये ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका है, ये क्या है, इसको आप किस निगाह से देखते हैं? नहीं, अगर तो उन्होंने की है शिरकत तो फिर तो अच्छी बात है, इन द सेंस के उन्होंने तस्लीम कर लिया है इसको और एक यकजहती आ जाएगी अदालत में। लेकिन ये इस पे एहतजाज तो वो मेरा ख्याल ये तो नहीं कह सकते आप कि उन्होंने एक लिहाज से बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया है और अपना या ये रादर के एक्सेप्ट तो कर लिया हो, लेकिन अपना एतराज़ जो है उस पर उसको उन्होंने रिमूव कर दिया है। ये नहीं हो जाता कि जी अब आप किसी फंक्शन में ही नहीं जाएंगे, किसी जगह ही नहीं बैठेंगे ही नहीं जहाँ ये 7 जज बैठे होंगे। ये तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये अनरियलिस्टिक पोजीशन है। उसूल पर तो रियलिस्टिक पोजीशन है वो ये कि आप कहें कि जी ये हैं, ये आ गए लग गए और इन्होंने हल्फ ले लिया है एक आईनी तरमीम के तहत, वो उसका जवाब तरमीम का है कि नहीं है, उस पर भी इनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो महफूज रहते हैं
कि आप फुल कोर्ट, पहला जो फुल कोर्ट था, जो उनके रिजर्वेशंस थी वो तो उन्होंने रख दी हैं सामने, वो बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने रखी हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, एक ज़रा अब आप पॉलिटिकल कैप पहन लीजिए और हमारे यहाँ पे सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट तो वज़ीर आज़म की है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट। और ये पहली दफ़ा हुआ कि उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की है और इमरान खान साहब जो उनको ख़त लिखते रहे हैं, पता नहीं 3 के 4 ख़त उन्होंने लिख दिए, उस पर पहले सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि कोई ख़त नहीं मिला और दिलचस्पी भी नहीं होगी, लेकिन आर्मी चीफ ने खुद ये फरमा दिया कि ख़त नहीं मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं और वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, और ये ख़त जो है ये चाल है। किस तरह से देखते हैं इस मामले को आप? क्या PTI को फिर यहाँ से नाउमीद हो जाना चाहिए कि अब तो आपको बात ही नहीं चलनी? उनको कहना चाहिए था, सिंपली कहते या मिला या ना मिला या क्या होता, वो कहते जी अगर मिल गया है, मेरे दफ्तर में आ गया है तो चला जाएगा खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, विच इज़ प्रॉपर, विच इज़ अ प्रॉपर थिंग फॉर हिम टू से। बिल्कुल ठीक।